रात का तीसरा पहर था। आसमान में काले बादलों का डेरा था और वो बादल इतने घने थे कि चांद की रोशनी भी ज़मीन तक पहुंचने के लिए तड़प रही थी। जंगल के बीचों बीच बनी उस सड़क पर सन्नाटा इतना था कि अगर कोई सूखा पत्ता भी गिरता तो उसकी आवाज़ धमाके जैसी लगती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अजय और आप सुन रहे हैं आत्मवार्ता। ऐसी ही कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीर अपनी जीप की स्टीयरिंग व्हील को इतनी ज़ोर से पकड़े हुए था कि उसके हाथों की नसें ऊपर आई थी। उसकी आंखें लाल थीं, नींद की वजह से नहीं, गुस्से और डर के उस मिश्रण की वजह से जो पिछले 24 घंटों से उसके दिमाग को कुरेद रहा था। पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए थे। उसका छोटा भाई राहुल गायब था। गांव वालों ने मुंह फेर लिया था। सबने बस एक ही बात कही कि वो काली पहाड़ी की वाली हवेली की तरफ गया था। वहाँ से कोई वापस नहीं आता। जीप एक झटके के साथ रुकी। सामने वो हवेली खड़ी थी। सड़ी हुई लकड़ी, टूटी हुई दीवारें और उन दीवारों पर उगी हुई जंगली बेलें जो ऐसी लग रही थी मानो हवेली को जकड़ कर दम घोंट रही हो। हवा में एक अजीब सी गंध थी, गीली मिट्टी और कुछ सड़ा हुआ। वीर ने सीट के पीछे अपनी हैवी रॉड निकाली। उसने अपनी पिस्तौल चेक की, पूरी लोडेड थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि आज रात गोलियां शायद किसी काम नहीं आने वाली थी। दरवाज़ा तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हवेली का मुख्य दरवाज़ा आधा खुला था, जैसे किसी ने बुलावा भेजा हो। वीर अंदर दाखिल हुआ। अंदर घुप अंधेरा था। वीर ने टॉर्च जलाई। रोशनी की लकीर जहाँ जहाँ पड़ती वहाँ धूल की मोटी परत दिखाई देती, लेकिन फर्श पर कुछ निशान थे, ताज़े निशान, खून के बूंदों की। वीर का दिल जोर से धड़का। राहुल, उसने आवाज़ दी। उसकी आवाज़ हवेली के एम्प्टी हॉल में गूंज कर वापस आ गई। कोई जवाब नहीं, लेकिन तभी एक आवाज़ आई, ज़मीन के नीचे से, एक मंत्र पढ़ने की आवाज़। ओम ह्रीम क्लीम। आवाज़ बेसमेंट से आ रही थी। वीर उस खून की लकीर का पीछा करते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर सीढ़ी उतरते वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो इंसानों की दुनिया छोड़कर किसी और ही नरक में जा रहा है। बेसमेंट का दरवाज़ा लोहे का था और उस पर जंग लगा हुआ था। वीर ने एक गहरी सांस ली और दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा खुला और अंदर का नज़ारा देखकर वीर के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। बेसमेंट में अंधेरा नहीं था। वहाँ दर्जनों लाल मोमबत्तियाँ जल रही थी। उनकी थरथराती रोशनी में दीवारों पर बनाए गए अजीबोगरीब चित्र हिलते हुए लग रहे थे। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा घेरा बना हुआ था, जो सफ़ेद चौक से नहीं बल्कि ताज़े खून से बनाया गया था, और उस घेरे के बीच में राहुल था। राहुल! वीर चीखा और आके लपका, लेकिन अगले ही पल वो रुक गया। उसका दिमाग वो दृश्य समझने की कोशिश कर रहा था जो उसकी आंखों के सामने था। राहुल जिंदा नहीं था। राहुल के हाथ और पैर ज़मीन में गड़ी हुई कीलों से बंधे हुए थे। उसका सीना और पेट पूरी तरह से चीर दिया गया था, किसी जानवर की तरफ। उसकी पसलियाँ बाहर की तरफ मुड़ी हुई थी, जिन्हें जैसे कोई पिंजरा खोला गया हो। और सबसे घिनौनी बात, उसकी आंतें उसके पेट से निकाल कर ज़मीन पर फैली हुई थी। उन्हें ऐसे बिछाया गया था जैसे कोई मैप बनाया गया हो। उन हाथों के बीच बीच में दिए जल रहे थे। राहुल के खुले हुए पेट से ठीक सामने एक आदमी बैठा था, तांत्रिक भैरव। भैरव का शरीर राख से बना हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो किसी जानवर की हड्डी से राहुल के लिवर को कुरेद रहा था, कुछ ढूंढ रहा था उसमें। देर कर दी तूने वीर, भैरव ने बिना पीछे मुड़े कहा। उसकी आवाज़ में एक ऐसी ठंडक थी जो वीर की हड्डियों तक पहुंच गई। वीर का सदमा गुस्से में बदल गया, एक ऐसा गुस्सा जो इंसान को जानवर बना देता है। तूने मेरे भाई के साथ ऐसा कैसे किया? वीर गुर्राया। उसके हाथ में पकड़ी रॉड कांप रही थी। भैरव धीरे से घुमा। उसकी आंखें थी ही नहीं। आंखों की जगह बस सफ़ेद धुंधले गड्ढे पड़े थे। फिर भी वो सीधा वीर को देख रहा था। मैंने कुछ नहीं किया। भैरव मुस्कुराया और उसके दांतों के बीच खून लगा था।
मैंने बस कर्ज चुकाया है पितृदोष का। तेरे पूर्वजों ने जो वादा किया था आज वो पूरा हुआ। इस लड़के का शरीर अब मालिक का घर है। बकवास बंद कर, वीर चिल्लाया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वैरव जोर से हंसा। वो हंसी किसी पागल कुत्ते की भौंक जैसी थी। मौत, मौत तो शुरुआत है। वीर देख, ध्यान से देख। वीर से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने आओ देखा ना था, वो पूरी ताकत से भैरव की तरफ दौड़ा। भैरव ने कोई मंत्र पढ़ने की कोशिश की लेकिन वीर बहुत तेजी में था। वीर ने वो भारी लोहे की रॉड हवा में घुमाई और पूरे फोर्स के साथ भैरव के कंधे पर दे मारी। हड्डी टूटने की आवाज़ पूरे बेसमेंट में गूंजी। भैरव चीख पड़ा। वो लड़खड़ाया और पीछे गिरा, लेकिन वीर रुका नहीं। उसके दिमाग पर खून सवार था। उसने रॉड उठाई और भैरव के घुटने पर मारी। भैरव का घुटना उल्टी तरफ मुड़ गया। ये मेरे भाई के लिए, वीर चिल्लाया और अगला वार सीधा भैरव के मुंह पर किया। ये वार सबसे भयानक था। लोहे की रॉड भैरव के जबड़े पर लगी। दांत, मसूड़े और हड्डी का चूरा हवा में उड़ गया। भैरव का निचला जबड़ा अब बस मांस के एक टुकड़े से लटक रहा था। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसके मुंह से बस गरगल करके खून के बुलबुले निकल रहे थे। वीर कांप रहा था। उसका चेहरा और कपड़े भैरव के खून से सन गए थे। मर गया, वीर ने खुद से कहा। खत्म हो गया। भैरव का शरीर तड़पना बंद हो चुका था। उसकी सफ़ेद आंखें अब छत की तरफ पथरा गई थी। वीर ने रॉड नीचे फेंक दी और लड़खड़ाते हुए अपने भाई की लाश की तरफ बढ़ा। वो रोना चाहता था, चीखना चाहता था। राहुल, उसने घुटनों के बल बैठते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दे मेरे भाई, मैं तुझे बचा नहीं पाया। उसने अपने हाथ राहुल के ठंडे चीरे हुए सीने की तरफ बढ़ाया, उसे बंद करने की नाकामयाब कोशिश करने के लिए। लेकिन जैसे ही वीर की उंगलियां राहुल के खून से सनी आंतों को छुई, एक झटका लगा, करंट जैसा झटका। सन्नाटा छा गया। फिर एक आवाज़ आई, बहुत धीमी, जैसे गीली मिट्टी में कोई सांप रेंग रहा हो। वीर ने झटके से हाथ पीछे खींच लिया। उसने ध्यान से देखा। राहुल की आंतें जो अभी तक बेजान पड़ी थी वो हिल रही थी। वो धीरे धीरे सरक रही थी, जैसे उनमें अपनी खुद की जान आ गई हो। नहीं, ये नहीं हो सकता, वीर बड़बड़ाया पीछे खिसकते हुए। तभी राहुल का शरीर, जिसे मरा हुआ कम से कम 12 घंटे हो चुके थे, अकड़ गया। हड्डियों की सीधे होने की आवाज़ आई। राहुल का सर, जो एक तरफ लुढ़का हुआ था, झटके से सीधा हुआ। उसकी आंखें खुली लेकिन वो राहुल की आंखें नहीं थी। उनमें पुतलियाँ नहीं थी। वो पूरी तरह से काली थी, जैसे तेल का कुआं हो। वीर, आवाज़ राहुल के मुंह से आई, लेकिन ये राहुल की आवाज़ नहीं थी। ये आवाज़ ऐसी थी जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हो, कुछ औरतें, कुछ मर्द, कुछ जानवर। वीर डर के मारे चीखना चाहता था लेकिन गला सूख चुका था। उसने अपनी रॉड उठाने की कोशिश की लेकिन उसके हाथ काम नहीं कर रहे थे। अब वो सीन हुआ जो वीर की आत्मा को तोड़ने के लिए काफ़ी था। राहुल के खुले हुए पेट से, उसकी पसलियों के बीच से काले रंग के हाथ निकलने लगे। ये इंसान के हाथ नहीं थे। ये लंबे, पतले और चिपचिपे थे, जिनके नाखून चाकू की तरह तेज थे। इन हाथों ने राहुल के पेट के किनारों को पकड़ा और उसे ज़ोर से फैला दिया, जैसे कोई कोट खोल रहा हो। उस चीज़ ने खुद को राहुल के खोखले शरीर से बाहर खींचना शुरू किया। पहले एक सिर बाहर आया, फिर बिना चमड़ी का लाल मांस बना हुआ सिर, फिर कंधे। ये वो मालिक था जिसका जिक्र भैरव ने किया था। ये एक पैरासाइट था जो सदियों से इंतज़ार कर रहा था। वीर घिसटते हुए दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। राहुल का शरीर अब ज़मीन से ऊपर उठ रहा था, लेकिन पैरों पे नहीं। उसकी आंतें ज़मीन पर किसी मकड़ी के पैरों की तरह काम कर रही थी और उसके शरीर को हवा में उठा रही थी। वो क्रिएचर वीर की तरफ मुड़ा। भैरव ने अपना काम किया। उस क्रिएचर ने कहा, अब बारी तेरी है, खून का कर्ज मांस से चुकेगा। वीर ने अपनी पिस्तौल निकाली और अंधाधुंध गोलियां चलाई। गोलियां राहुल के शरीर में घुसी, मांस उड़ा, लेकिन वो क्रिएचर रुका नहीं। उल्टा जहाँ गोली लगी थी वहाँ से काले कीड़े निकलने लगे और घाव को भर दिया। अब वो वीर के बिल्कुल करीब था।
वीर कॉर्नर में दुबका हुआ था। क्यों? वीर रोया। हमने क्या बिगाड़ा था? वो क्रिएचर झुका। राहुल का चेहरा अब पिघलने लगा था। उस नई चीज़ के चेहरे के साथ घुल मिल रहा था। तुमने भुला दिया, उसने फुसफुसाया। तुमने पुराने देवताओं को भूखा रखा। इससे पहले कि वीर कुछ और कर पाता, राहुल की वो जिंदा आंखें हवा में लहराई और किसी चाबुक की तरह वीर पर हमला किया। उन्होंने वीर के हाथ और पैर जकड़ लिए। वो गीली, चिपचिपी और गर्म, वो वीर की चमड़ी को जला रही थी। वीर हवा में लटक रहा था। वो क्रिएचर धीरे से वीर के पास आया। उसने अपना हाथ, जिसमें लंबे लंबे नाखून थे, वीर के पेट पर रख दिए। डरना मत, क्रिएचर ने राहुल की मुस्कुराहट के साथ कहा। दर्द बस कुछ पल का होगा, फिर तुम भी हमारे हिस्सा बन जाओगे। क्रिएचर के नाखून वीर के पेट में गड़ गए। वीर चीखा, एक ऐसी चीख जो इंसानियत की हद पार कर गई हो। नाखूनों ने धीरे धीरे नीचे की तरफ चीरते हुए रास्ता बनाया। वीर ने अपनी ही आंखों से देखा कि कैसे उसके अंदर अंग बाहर आने के लिए तड़प रहे थे। खून का फव्वारा छूटा और भैरव की लाश पर जा गिरा। अंधेरा छाने लगा। वीर की सांसें उखड़ने लगी। आखिरी चीज़ जो वीर ने देखी वो ये थी कि भैरव का कुचला हुआ सिर हिल रहा था। भैरव भी वापस आ रहा था। सब वापस आ रहे थे। बेसमेंट में अब सिर्फ एक ही आवाज़ थी, खाने की आवाज़, और कभी कभी हड्डी टूटने की कड़क आवाज़। हवेली के बाहर बारिश और तेज़ हो गई थी। सड़क पर खड़ी जीप की हेडलाइट्स अभी भी जल रही थी। उस मालिक का इंतज़ार कर रही थी जो अब कभी वापस नहीं आने वाला।